ये था हमारा एमसीक्यू के बीटा ब्लॉकर्स गिवन कॉन्शियसली इन थायरोटॉक्सिकोसिस। हम देखते हैं कि बीटा ब्लॉकर्स क्या हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि थायरोटॉक्सिकोसिस में ये थायरोटॉक्सिकोसिस क्या है और क्यों इसमें कॉन्शियसली इस्तेमाल की जाती है बीटा ब्लॉकर, ठीक है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले देखते हैं बीटा ब्लॉकर्स हैं कौन कौन से, ठीक है ना, कौन कौन से भी हैं बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर्स के नाम देखें। सबसे पहले देखें, ये फर्स्ट यू गो थ्रू वाइमी ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, ठीक है ना। ओवरऑल आपने अगर एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स का कंसेप्ट नहीं है तो पहले एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स का कंसेप्ट क्लियर कर लें, ठीक है। उसके बाद देखें जो बीटा ब्लॉकर्स है कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखें बट एस और बट याद रखें, ठीक है ना। एस और बट से आपको क्या याद आएगा, एसी ब्यूटालोल, एस ब्यूटालोल, ठीक है। अच्छा, इसको एस ब्यूटालोल भी कह सकते हैं आप, एसी भी कह सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है, चलता है, ठीक है ना। उसके बाद देखें कार से क्या याद आएगा, कार्बिडायोल, कार्बिडायोल देखें, कार दिल, कार मेरा दिल, ठीक है, तो कार्बिडायोल। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद देखें इस्मो से देखें, इस्मो देखो, या ये मैं आपको दिखाऊँ, इस्मो को आपने देखना, इस्मो लोल, ठीक है। उसके बाद मीतू बाजी, ठीक है, मेटोप्रोलोल याद रखें, ठीक है, मेटोप्रोलोल। उसके बाद प्रोपेनोलोल तो सबको पता ही है, ठीक है ना, देखें। उसके बाद देखिए बेटा बोटॉक्स, ठीक है, बोटॉक्स इन द एस, तो बोटॉक्सालोल याद रखें। उसके बाद 20 से 20 याद रखें। उसके बाद देखिए कार्बिडायोल हो गया, इसमें हो गया, ठीक है। लेबिटालोल देखें, रेबिटालोल, ठीक है ना, ये देखें खरगोश याद रखें, देखें। अच्छा, उसके बाद देखिए मीतू तो मैंने आपको बता दिया था। और उसके बाद लाडो, ठीक है, लाडो से नाडोलोल, नेडोलोल, इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद नबीउल्लाह से, ठीक है, नेबीवोलोल। उसके बाद पिंडोलोल, पिंडी से, ठीक है। और देखें, और उसके बाद प्रोपेनोलोल सबको पता है। और टाइम से टाइमोलोल, ठीक है। टोटल 13 है, याद रखें, टोटल 13 है, ठीक है ना। तो ये आपने बीटा ब्लॉकर्स के नाम आपने ऐसे याद करने हैं सबसे पहले, ठीक है। तो जो रेबिटालोल है ना, रेबिटालोल, इसको आप लेब भी कह सकते हैं, लेब इन द रेबिट लेब लेबोरेटरी में जो रेबिट से के साथ वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है ना, तो लेबिटालोल, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे कि बीटा ब्लॉकर्स के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, ठीक है ना। अभी देखें, हम बीटा ब्लॉकर्स की हमने नेम्स देख लिए इनके, अब हम एप्लीकेशंस देख रहे हैं, इंडिकेशंस कहाँ कहाँ ये यूज़ होते हैं, थेरापेटिक यूजेस, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे पहले देखें, हमने नेमोनिक बनाया है, ठीक है ना, बिगा, ठीक है ना। बी फॉर ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। उसके बाद एच फॉर हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। अच्छा, इसको क्या कहेंगे, हाइपरटेंशन, ठीक है ना। इसको आई से हम हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। और आई से हमारे पास क्या था, आई से हमारे पास था मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है, आई से एम आई, ठीक है, एम आई, ठीक है। उसके बाद देखें, और जी से हमारे पास क्या था, ग्लूकोमा, ठीक है। और ए से हमारे पास क्या था, एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। उसके बाद भीगा, मतलब शिरा में बोलते हैं इसको, भीगा मतलब हुए, ठीक है ना। तो MCPS, उसके बाद बोलेंगे MCPS, एक डिग्री है हमारी, ठीक है ना। एम से वही दोबारा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। सी से क्या था, ये जो है ना, ये एच से हार्ट फेलियर है, ठीक है, ये हार्ट फेलियर है। अच्छा, इसमें सी से यहाँ पे है कार्डियोमायोपैथी, इसको बोलेंगे HCM, ठीक है, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। उसके बाद पी से देखें, प्रोफाइलैक्टिक यूज़ एंड सिम्टम एज फॉर सिम्टम कंट्रोल, ठीक है, एज फॉर सिम्टम कंट्रोल। तो ये दोनों समझते हैं, ठीक है। जो बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ होता है एज अ प्रोफाइलैक्टिक यूज़ कहीं कहीं, ठीक है, और कहीं कहीं यूज़ होता है सिम्टम कंट्रोल के लिए, ठीक है ना।
अब प्रोफाइलेक्टिक यूज़ कहाँ होता है, ठीक है ना। प्रोफाइलेक्टिक यूज़ बीटा ब्लॉकर्स में उस वक्त देते हैं प्रोफाइलेक्टिकली, देखें जब वेराइसियल ब्लीडिंग हो रही होती है, ठीक है ना। वेराइसियल ब्लीडिंग में एक्शंस क्या करती है, ये डिक्रीजेस हेपेटिक वेनस प्रेशर ग्रेडियंट एंड पोर्टल हाइपरटेंशन, ठीक है। पोर्टल हाइपरटेंशन को ये कम करती है, और उसके बाद डिक्रीजेस हेपेटिक वेनस रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे दो फंक्शंस है जब हम प्रोफाइलेक्टिक यूज़ करते हैं ड्यूरिंग वेरिसियल ब्लीडिंग, ठीक है ना। तो ये प्रोफाइलेक्टिक में हमारे पास क्या आ गया, वेरिसियल ब्लीडिंग आ गई, ठीक है, ब्लीडिंग, ठीक है। अब देखें सिम्टोमेटिक कंट्रोल में क्या है, सिम्टोमेटिक कंट्रोल में दो जगहों पे हम सिम्टम कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं बीटा ब्लॉकर्स को। नंबर वन जगह कौन सी है, नंबर वन जगह कौन सी है हमारी, एंजाइटी। देखिए नंबर वन जगह है एंजाइटी। एंजाइटी में क्या क्या चीज़ें हैं, एंजाइटी में टेकिकार्डिया, देखें टेकिकार्डिया, और एंजाइटी में ट्रेमर्स, ठीक है ना, ट्रेमर्स। ये दो चीज़ें कंट्रोल करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। आपको याद है इनराल, जिसको प्रोपेनोलोल कहते हैं, और आपको बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो एंजाइटी के साथ आपके पास आते हैं, ठीक है। जब आप उनका ब्लड प्रेशर चेक कर रहे होते हैं तो उनके हाथ ऐसे ऐसे कांपते हैं। उसके बाद देखें सिम्टम कंट्रोल में दूसरी जगह में हम क्या देते हैं, सिम्टम कंट्रोल में देते हैं ये हाइपर थायरोटॉक्सिकोसिस में, ठीक है। हाइपरथायराइडिज्म में यहाँ पे देखिए, हाइपरथायराइडिज्म में सिम्टम कंट्रोल के लिए डिक्रीज हार्ट रेट और ट्रेमर के लिए देते हैं, ठीक है ना। तो डिक्रीज हाइपर थायराइडिज्म, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल थायराइड के क्या हुए, थायराइड के हमारे थेराप्यूटिक यूजेस हुए। इसी तरह जो सिम्टम कंट्रोल में जो हाइपरथायराइडिज्म में देते हैं तो हार्ट रेट को कम करने के लिए देते हैं और ट्रेमर्स को कंट्रोल करने के लिए देते हैं, ठीक है ना। ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई, ठीक है। अच्छा, अभी ओवरऑल अगर आप देखें ना, जो इनके एक्शंस में बीटा ब्लॉकर्स के एक्शंस में देखें तो क्या करते हैं, ये हर जगह में डिक्रीज़ है, डिक्रीज़, कहीं भी आपको इंक्रीज़ नज़र नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल डिक्रीज़ हार्ट रेट, डिक्रीज़ एवी कंडक्शन वेलोसिटी, ठीक है। इसी तरह डिक्रीज़ कंट्रैक्टिलिटी और डिक्रीज़ ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें डिक्रीज़ प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर इन ग्लूकोमा, ठीक है। डिक्रीज़ ऑक्सीजन कंजम्पशन, डिक्रीज़ मोर्टेलिटी, डिक्रीज़ कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज़ रेनिन सिक्रीशन ड्यू टू बीटा रिसेप्टर्स ब्लॉकेड ऑन जेजी सेल्स, ठीक है। डिक्रीज़ रेनिन सिक्रीशन, यहाँ तक कि डिक्रीज़ ट्रेमर एंड डिक्रीज हेपेटिक वेनस प्रेशर, ठीक है ना। तो ये सारे यहाँ पे ना बीटा ब्लॉकर्स में यहाँ जितने भी हैं इनमें जो डिक्रीज लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद नोट्स में देखें कुछ चीज़ें, ग्लूकोमा में टाइमोलोल यूज़ करते हैं, ठीक है। टाइम हमने देखा था ना, टाइम इज़ इक्वल टू लोल टाइमोलोल, ठीक है। टाइम किससे देखते हैं, आई से, ठीक है। आई से अगर टी हटाएं तो आइमोलोल बन जाता है। वी यूज़ आइस टू सी टाइम, तो टाइमोलोल इज़ यूज़ फॉर ग्लूकोमा, ठीक है। उसके बाद देखें, उसके बाद जो हार्ट फेलियर में यूज़ होते हैं, ठीक है, बिसोप्रोलोल, कार्बिडायोल एंड मेटोप्रोलोल, ठीक है। ये बिसोप्रोलोल, कार्बिडायोल, दिलोल, ठीक है। हार्ट फेलियर, दिल से याद रखें, ये हार्ट फेलियर में यूज़ होता है, और मेटोप्रोलोल, ठीक है। तो ये बीटा ब्लॉकर्स कर्ब मोर्टेलिटी, ये आपने याद रखना है, हार्ट फेलियर में ये डिक्रीज़ करते हैं मोर्टेलिटी को। ये एमसीक्यू आ सकता है, ये हो सकता है कि आपसे पूछें कि बहुत सारे जो बीटा ब्लॉकर्स दे दें, उनके बहुत सारे फंक्शंस बनाएं और उनमें से एक ये हो डिक्रीज़ मोर्टेलिटी, तो हार्ट फेलियर में ये डिक्रीज़ मोर्टेलिटी करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए हार्ट में फिर बीज देखें, कार देखें और मीतू देखें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए क्या है कि जो हाइपरथायरॉयडिज्म में प्रोपेनोलोल यूज़ की जाती है ट्रेमर्स के लिए, ठीक है। ट्रेमर्स के लिए इंड्राल है ये, ठीक है। बेसिकली इंड्राल, याद है इंड्राल, ठीक है। ये ट्रेमर्स और हार्ट रेट कम करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है, टेकिकार्डिया जब हो। उसके बाद देखें कि वेराइसियल ब्लीडिंग में देखें एज ए प्रोफाइलेक्टिक यूज़ जहाँ हो रही है, प्रोफाइलेक्टिक यूज़ हो रही है ना, तो इसमें देखें प्रोपेनोलोल इधर भी यूज़ हो रही है, वही इंड्राल, कैरबिडायोल इधर भी यूज़ हो रही है, और उसके बाद नाडोलोल, ठीक है ना।
ये इसको याद रखें, प्रोपेनोलोल इज़ यूज प्रोफाइलेक्टिकली इन पोर्टल हाइपरटेंशन। देखें ना, वो ये वेरिसेल ब्लीडिंग पोर्टल हाइपरटेंशन में ही तो होती है, ठीक है। तो इस तरह आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट ऑफ द बीटा ब्लॉकर्स, एक इनको यहाँ से जो मैंने उठा के यहाँ पे समराइज़ किया है, ठीक है ना। देखिए इनमें हम देखेंगे कि साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं किस तरह डील करते हैं, ठीक है ना। देखें साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट्स, ठीक है। तो हम दीद मतलब यानी दीद इन CVS, CNS एंड पल्मोनरी सिस्टम, ठीक है ना। दीद मतलब फारसी का लफ्ज़ देखें, दीद, ठीक है। दीद मतलब देखेंगे, हम देखेंगे CVS में साइड इफ़ेक्ट्स, CNS में साइड इफ़ेक्ट्स और पल्मोनरी में साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। देखते हैं कि शुरू में जो दीद है हम देखेंगे CVS में देखें हार्ट फेलियर करा सकता है ये, हालांकि हार्ट फेलियर के लिए यूज़ होता है लेकिन हार्ट फेलियर भी करा सकता है, ठीक है। उसके बाद AV ब्लॉक देखें, यहाँ पे देखें ये कंडक्शन को डिक्रीज़ कर रहा था ना, इसके एक्शंस में देखें ये AV कंडक्शन को डिक्रीज़ करना है, तो ये फिर क्या करता है, कम करते 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 उसको ब्लॉक ही कर देता है, ठीक है। इसी तरह ब्रेडिकार्डिया देखें, यहाँ पे इसके एक्शंस में क्या था, हार्ट रेट को डिक्रीज़ करना है। इसके एक्शंस में देखें, इसके एक्शंस में है कि हार्ट रेट को इधर ही देखें, इधर हार्ट रेट को डिक्रीज़ करना है, ठीक है। हार्ट रेट को डिक्रीज़ करना, तो इतना डिक्रीज़ करता है कि फिर ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, ठीक है। इसी तरह CNS में देखें, CNS में ये सीजर्स करा सकता है और स्लीप डिस्टर्बेंसेस करा सकता है, ठीक है। ये हो गया। और इसके बाद पल्मोनरी में देखें, पल्मोनरी में COPD और एस्थमा के जो पेशेंट्स हैं ना, उनकी ये एग्जर्बेशन करा सकता है बीटा ब्लॉकर, ठीक है ना। तो बीटा ब्लॉकर्स देखें एग्जर्बेशन ऑफ क्रोनिक डिजीज़ कराते हैं, जिससे CNS और एस्थमा की अगर हो तो, COPD और एस्थमा की अगर हो तो। फिर दीद इट्सेल्फ हमने निमोनिक है बनाया है, दीद हम देखेंगे CVS, CNS, पल्मोनरी में, लेकिन दीद इट्सेल्फ भी एक है। उसमें देखें ED से इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप पे है ये, ठीक है। टॉप ये याद रखना है आपने, ये और ये, बाकी वीकनेस, फैटीग, ड्राई माउथ ये तो होते रहते हैं, ठीक है ना। वोमिटिंग, कभी कभी GI अपसेट, ठीक है। इसके बाद डिसलिपिडीमिया, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। डिसलिपिडीमिया मतलब कुछ जो लिपिड्स हैं, LDL है फॉर एग्जांपल, वो ऊपर जाता है, कोई HDL नीचे जाता है, या फिर VLDL ऊपर जाता है, इस तरह मुख्तलिफ, कोई ऊपर कोई नीचे, उसको डिसलिपिडीमिया, सब सारे ऊपर जाएँ तो हाइपरलिपिडीमिया कहते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें जो डी से फिर ड्राउजीनेस और ड्राई माउथ, ठीक है। तो ये देखें डिसलिपिडीमिया, ड्राउजीनेस, ड्राई माउथ, ई से एक्सजर्बेशन ऑफ एग्जिमा, इसको छोड़ दें, ये इधर हमने पढ़ा। उसके बाद ई से इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है ना। ये और डिसलिपिडीमिया बहुत इंपॉर्टेंट इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अभी देखें हमने बीटा ब्लॉकर्स हमने कल पढ़े थे, तो बीटा ब्लॉकर्स के बाद हमने उनकी जो थेरापेटिक यूजेस और उसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह किए थे। तो आज हम इसकी सेलेक्टिविटी करते हैं, ठीक है ना, ताकि मसला इधर ही झंझट पूरी हल हो जाए, ठीक है ना। चले देखते हैं, इनको हम पढ़ते हैं 4 स्टेप्स में, ठीक है ना। पहले स्टेप में देखें β1 इज़ ग्रेटर देन β2, मतलब कार्डियो सेलेक्टिव, ठीक पढ़ेंगे कौन कौन से ये हम देखेंगे। दूसरे में नॉन सेलेक्टिव, यानी β1 इज़ इक्वल टू, इधर ग्रेटर देन था, इज़ इक्वल टू β2 पढ़ेंगे, ठीक है, नॉन सेलेक्टिव। और उसके बाद नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा, इसमें तीसरे में हमारा अल्फ़ा भी शामिल हो जाता है, नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा एंड बीटा एंटेगोनिस्ट, ये दो हैं सिर्फ, कार्बिडिलोल एंड लेविटोलोल, ठीक है। और उसके बाद देखें हम चौथा नेबिविलोल के बारे में पढ़ेंगे, जो नाइट्रिक ऑक्साइड इंक्रीज़ करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ आ सकता है इसके बारे में, ठीक है ना। अच्छा देखें, इसको हम समराइज़ करते हैं इन निमोनिक्स के साथ, ठीक है ना। नंबर 1 निमोनिक, बीटा ब्लॉकर विद फर्स्ट लेटर फ्रॉम A to N आर कार्डियो सेलेक्टिव, यानी β1 सेलेक्टिव। अब देखते हैं A to N कौन कौन से हैं इनमें से। देखें अगर आप ऐसे ही ये निमोनिक याद रखें तो A to N कौन कौन से बीटा ब्लॉकर, हम ऐसे B है ना, ये B है ना, B से शुरू होता है, तो इसको ऑटोमेटिकली आप कार्डियो सेलेक्टिव कह सकते हैं, इसको ऑटोमेटिकली कार्डियो सेलेक्टिव कह सकते हैं, इसको आप नहीं कह सकते, इसको नहीं कह सकते, ठीक है ना, इसको आप कहेंगे नॉन सेलेक्टिव, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह देखें नेक्स्ट है हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स विद फर्स्ट लेटर फ्रॉम, उसके बाद N के बाद O है ना, O to Z हमारे पास क्या कौन से हुए, नॉन कार्डियो सेलेक्टिव। इससे हमारा ये भी हल हो गया, β1 इक्वल टू β2 नॉन कार्डियो सेलेक्टिव। इधर आप देखें O to Z, N, P, T, ये सारे जो N के बाद है ना। देखें इधर एक कन्फ्यूजन है, इस निमोनिक में N के बाद लिखा हुआ है, जबकि फर्स्ट एड में M के बाद लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसीलिए नाडोलोल, देखो नाडोलोल इसमें नॉन सेलेक्टिव में आ रहा है, ठीक है, जबकि इस हिसाब से, इस निमोनिक के हिसाब से नाडोलोल इसमें जा रहा है, ठीक है ना।
खैर एक उससे कुछ भी नहीं होता है। और आप ये वाला याद कर लें या ये वाला याद कर लें। उसके बाद देखिए तीसरा जो है हमारे पास नॉन सेलेक्टिव है, अल्फा एंड बीटा एंटागोनिस्ट आर कार्बिडिलोल कार एंड रेबिट, ठीक है। कार एंड रेबिट आर नॉन सेलेक्टिव, ठीक है ना। उसके बाद नीचे देखें क्या हुआ कि पॉल जो है, पॉल जो जॉन पॉल जो टेलर था, इस पार्शियल एंड एंटेगोनिस्ट, ठीक है। PAL पॉल पार्शियल एगोनिस्ट, ठीक है। इंट्रिंसिक जो है ना इनकी इंट्रिंसिक सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। इनकी पॉल मतलब पिंडोलोल, एसिब्यूटोलोल एंड लेबिटोलोल, ये भी आपने याद रखना है। तीसरा निमोनिक हो गया। फिर चौथा है बीटा ब्लॉकर्स यूज्ड इन एंजाइटी आर एटिनोलोल, जिसको टेनोर्मिन बोलते हैं, और एंड्राल, जिनको प्रोपेनोलोल कहते हैं, ठीक है। बहरहाल ये भी है कि मैंने बाद में लिखा था, ठीक है ना। तो बीटा 1 सेलेक्टिव मतलब ये है कि बीटा 1 देखिए हमारे पास 1 हार्ट एंड 2 लंग्स हैं, तो 1 हार्ट में बीटा 1 होता है। तो बीटा 1 सेलेक्टिव मतलब जो बीटा 1 पे एक्ट ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना। ये हो गई, ये तो हमारी सेलेक्टिविटी हो गई। इसको आपने इस हिसाब से याद रखना है, एक हिसाब, 2 हिसाब और 3 हिसाब, और फिर नेबिवोलोल और सेलेक्टिव अल्फ़ा भी शामिल करके, ठीक है। पहले बीटा 1 ग्रेटर देन बीटा 2, पहले फिर बीटा 1 इक्वल टू बीटा 2 नॉन सेलेक्टिव, फिर अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा को शामिल करके, फिर नेबिवोलोल को कंबाइन करके, ठीक है ना। अच्छा, नेबिवोलोल क्या करता है, नेबिवोलोल के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। अच्छा देखिए नॉन सेलेक्टिव, यहाँ भी देखिए, यहाँ पे लिखा है नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा एंड बीटा जो एंटागोनिस्ट है ना, दे हैव मॉडिफाइड सफिक्सेस इंक्रीज इंस्टेड ऑफ ओलोल, ठीक है। यहाँ पे देखें इलोल है, एलोल है, ठीक है। तो ये नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा इनमें आ रहा है, ठीक है, अल्फ़ा, ठीक है ना। तो अल्फ़ा मतलब अजीब, ठीक है, अजीब। ये ऐसे बीटा ब्लॉकर अजीब है ना, ए फॉर अजीब। ऐसे बीटा ब्लॉकर्स हैं जो अल्फ़ा भी इनमें वो अल्फ़ा पे भी एक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए नेबिवोलोल कंबाइंस कार्डियक सेलेक्टिव बीटा 1 एड्रेनर्जिक ब्लॉकेड विथ स्टिमुलेशन ऑफ बीटा 3 रिसेप्टर्स, ठीक है ना, रिसेप्टर्स एक्टिवेटिंग नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस इन द वेस्कुलेचर एंड डिक्रीजेस सिस्टेमिक वेनस रिटर्न, ठीक है ना। नेबिलोल, ठीक है ना। ये देखिए बीटा 3 इसमें नेबिवोलोल की जगह में आ रहा है, और कहीं भी बीटा 3 नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी हो गया। तो इसके साथ ही हो गया हमारा जो है ना जो कार्डियो सेलेक्टिविटी ऑफ बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है, ये भी हो गया। अब देखिए हमने देखना है कि जो MCQ था, तो क्या था MCQ, ये था कि बीटा ब्लॉक, जैसे हम गए हैं बीटा ब्लॉकर्स की तरफ, वो ये था कि कॉन्शियसली यूज्ड इन थायरोटॉक्सिकोसिस बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है ना। तो बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्शियसली यूज थायरोटॉक्सिकोसिस। देखिए थायरोटॉक्सिकोसिस का मतलब ये है कि जो है ना इंक्रीज लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग थायराइड, ठीक है ना, थायराइड हार्मोन, ठीक है ना। इसमें 2 चीज़ें होती हैं। देखिए इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ सोडियम पोटेशियम ATPase, ठीक है, एक ये पॉइंट। और दूसरा इंक्रीज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी होती है इसमें, इंक्रीज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी, जिसकी वजह से, किसकी वजह से, ड्यू टू इंक्रीज्ड एक्सप्रेशन ऑफ द बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, ठीक है ना। तो ये जो है ना एक्टिविटी बीटा 1 जो रिसेप्टर्स है ना, इनकी एक्टिविटी एक्सप्रेशन इनकी ज़्यादा होती है हाइपर थायराइडिज्म में, ठीक है ना। इसके अलावा फिर ये इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं बहुत सारे, जिसमें वेट लॉस से लेके हाइपर ग्लाइसीमिया ड्यू टू ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस तक, ठीक है ना। ये इसके आप एक बार देख के यहाँ से ये हाइपरथायरॉयडिज्म भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट MCQ था कि रेयर केस कंट्रोल स्टडी, ठीक है ना। टू स्टडी रेयर केस, तो ये केस कंट्रोल स्टडी से किया जाता है। गोल्डन येलो कॉलोनी स्टेप ऑरियस आपको मैंने बताया पहले। उसके बाद चेस्ट पेन विद लेंस डिसलोकेशन, मार्फन सिंड्रोम। देखिए मार्फन सिंड्रोम होता क्या है, ठीक है। मार्फन सिंड्रोम को अगर आप देखें ना, इसका जो क्या कहते हैं कि जेनेटिक जो डिसऑर्डर होता है उससे एसोसिएटेड क्रोमोसोम होता है, वो नंबर 15 है, ठीक है। ये वही है जो प्राडर विलाई और एंजलमैन सिंड्रोम में ये होता है, ठीक है ना। ये देखिए मार्फन सिंड्रोम और प्राडर विलाई और एंजलमैन सिंड्रोम क्रोमोसोम नंबर 15 के साथ ये एसोसिएटेड हैं, ठीक है। मार्फन्स में देखें सबसे पहले देखें ऑटोसोमल डोमिनेंट ये डिजीज़ है, ठीक है ना। और आपको पता है फिर क्रोमोसोम नंबर 15 में होती है, ठीक है। और ये है बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, याद रखना, दिस इज कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर
अफेक्ट्स क्या क्या करता है, स्केलेटन, हार्ट और आइज़, तीन चीज़ें अफेक्ट करता है, तीन चीज़ें, स्केलेटन, हार्ट और आइज़, ठीक है ना। ये हो गए। अब जो भी साइंस एंड सिम्टम्स होंगे वो इन्हीं से रिलेटेड होंगे, ठीक है ना। अच्छा, फिर क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर 15 जो जेनेटिक म्यूटेशन होती है ना, वो है FBN1 जीन में होती है, FBN1 जीन में, जिसकी वजह से क्या होता है, डिफेक्टिव F15 फाइब्रिलीन जो डिफेक्टिव पैदा होता है, ठीक है ना। जब फाइब्रिलीन डिफेक्टिव पैदा होता है ना, तो क्या होता है, फाइब्रिलीन के डिफेक्टिव होने की वजह से जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है ना, जो इलास्टिन होती है ना, उसकी गिर्द शीट नहीं बनती, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिफेक्टिव फाइब्रिलीन और ग्लाइकोप्रोटीन दैट फॉर्म्स अ शीट अराउंड इलास्टिन, ठीक है ना। तो फाइब्रिलीन जो होती है ना, ये क्या करती है, ये शीट बनाती है इलास्टिन के इर्द गिर्द, ठीक है ना। अभी फॉर एग्जांपल ये देखें कि ये अगर इलास्टिन है बीच में ड्यूरिंग सिंथेसिस, ये देखें इलास्टिन है, तो ये इसके इर्द गिर्द जो है ना, ये फाइब्रिलीन शीट ऐसे बनाती है, ऐसे 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 शीट बनाती है। तो जो 15 मार्फन्स में ये शीट बनाने वाली जो है ना फाइब्रिलीन है, ये डिफेक्टिव हो जाती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं। देखिए इसको हम डिवाइड करते हैं, मार्फन्स की जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं इनको तीन चीज़ों में, जैसा कि हमने पढ़ा, ठीक है ना। नंबर 1 था हमारे पास इनमें बोन डिफेक्ट्स, बोन में इश्यूज़ आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आइज़ में इश्यूज़ आते हैं, और इसके बाद हार्ट में इश्यूज़ आते हैं, ठीक है ना। तो 1, 2 और 3, ठीक है, बोन, आइज़ एंड हार्ट, ठीक है, बोन, आइज़ एंड हार्ट, अब ये हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कि जो इसको हमने जो निमोनिक इनका बनाया हुआ है वो है मिट्रल, जो MARFAN मार्फन ही है, ठीक है ना। मार्फन में सबसे पहले जो मिट्रल वॉल प्रोलेप्स, ठीक है, हार्ट से रिलेटेड है, और मीडियल नेक्रोसिस ऑफ द एओर्टा, ठीक है ना, ये भी हार्ट से रिलेटेड है। अच्छा, उसके बाद देखें एओर्टिक रिगर्जिटेशन भी, एओर्टिक डायसेक्शन भी, एओर्टिक डायलिटेशन भी, ठीक है ना। देखें डायलिटेशन, डायसेक्शन एंड रिगर्जिटेशन ऑफ द एओर्टा, ये भी हार्ट से रिलेटेड है। उसके बाद एक्रोडैक्टिली, देखें एक्रोडैक्टिली, ठीक है, लॉन्ग टेपरिंग फिंगर्स एंड टोज को एक्रोडेक्टिली कहते हैं, ठीक है, एकड़ ये, ठीक है ना। एरेक्नॉइड, ठीक है ना, एरेक्ना बड़े को कहते हैं, बिगर, ठीक है, एरेक्नोडेक्टिली, लॉन्ग टेपरिंग फिंगर्स एंड टोज, ठीक है। और ये हो गया हमारा बोन से रिलेटेड, ठीक है ना, लॉन्ग बॉडी, ठीक है, टॉल स्टेचर, ये हमारा बोन से रिलेटेड हो गया, टॉल स्टेचर एंड लॉन्ग एक्सट्रीमिटीज़, यहाँ पे बहुत लंबे लंबे उनके जो हाथ होते हैं वो लॉन्ग, और टॉल जो स्टेचर है वो हमारे बोन से रिलेटेड हो गया। टॉल स्टेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, टॉल स्टेचर, लंबा टॉल स्टेचर, और जो है लॉन्ग आर्म्स, ठीक है ना, लॉन्ग आर्म्स, इसको आप इधर भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आर्म्स, इसमें लिखते हैं आर्म्स, लॉन्ग आर्म्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए कि नेक्स्ट है आर से हमारे पास क्या है, रप्चर ऑफ द रूट ऑफ एओर्टा, ठीक है ना। डायसेक्शन होती है, डायलिटेशन होती है, डायसेक्शन होती है, फिर रप्चर होता है, रप्चर जो सीवियर केस है, ठीक है। उसके बाद देखिए एफ फॉर क्रोमोसोम नंबर 15, ठीक है, जिसमें ये म्यूटेशन होती है FBN1 की, FBN1 फिब्रिलीन बाइंडिंग समथिंग, ठीक है। तो इसमें जो है जीन म्यूटेशन होती है FBN1, तो FBN1 फॉर F, ठीक है। उसके बाद फिब्रिलीन डिफेक्ट, वही F फॉर फिब्रिलीन डिफेक्ट, F फॉर 15, ठीक है। उसके बाद A फॉर आर्म्स, लॉन्ग आर्म्स, और A फॉर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है ये, ठीक है ना। ये वही डिजीज़ है जो एंजलमैन सिंड्रोम के साथ होती है, अभी हमने पढ़ा, और प्राइडर विलाई के साथ होती है, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए नेज़ल हाई पिच, एन से नेज़ल हाई पिच्ड वॉइस, ठीक है। देखें जो चीज़ इनमें नहीं है, इस निमोनिक में नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है आई से रिलेटेड, ठीक है ना। आई हमने नहीं पढ़ा, बाकी बोन्स और वो हमने पढ़े। तो देखें आई में क्या होता है, ये लेंस का इशू होता है, यही हमारा MCQ है, ठीक है। लेंस डिसलोकेशन होती है, लेंस डिसलोकेशन किस तरफ होती है, ये देखें। लेंस डिसलोकेशन अमूमन होती है ना, दो तरह की होती है लेंस डिसलोकेशन, याद रखें। लेंस डिसलोकेशन इज़ अपवर्ड एंड टेम्पोरल, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, यानी टेम्पोरल लोब जो कान के ऊपर की तरफ अपवर्ड एंड आउटवर्ड होती है, किसमें, इसमें मार्फन्स में, ठीक है ना, मार्फन्स में होती है। लेकिन दूसरी टाइप की जो लेंस डिसलोकेशन होती है ना, जो डाउनवर्ड्स, इसके ऑपोजिट होती है बिल्कुल, ये अपवर्ड है ना, मार्फन्स में अपवर्ड एंड आउटवर्ड, उसमें डाउनवर्ड एंड मीडियली इनवर्ड ये होती है होमोसिस्टीन यूरिया में, ठीक है ना। याद रखें दोनों डिजीज़ में लेंस डिसलोकेशन होती है, ये होती है होमोसिस्टीन यूरिया में होती है, ठीक है ना। तो ये था हमारा मार्फन्स, ठीक है ना, मार्फन्स
ठीक है ना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट तो ठीक है ना, हमने इस MCQ में देखें, इस MCQ में जो चेस्ट पेन हो रहा था दैट वाज बिकॉज ऑफ मिट्रल वॉल्व प्रोलेप्स हो सकता है उसमें, और उसमें क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, में जो भी था वो एओर्टिक इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से इसको चेस्ट पेन हो रहा है। लोकेशन आपको मैंने बता दिया, ठीक है ना। उसके बाद देखें 2 years old चाइल्ड विद फीवर एंड आर्थराइल्जिया ब्लाइंडनेस जुवेनाइल आर्थराइटिस, ठीक है ना। जुवेनाइल आर्थराइटिस में क्या होता है, फीवर होती है, जो आर्थराइल्जिया और ब्लाइंडनेस हो सकती है, ठीक।